बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जो कि है जी मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनसे मतलब जो है ना कुछ बातें करना चाहूँगा। हम अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अभी स्टैटिस्टिक्स के जो है ना कहाँ पर पहुंचे, मतलब स्टैटिस्टिक्स किस बला का नाम था, क्या चीज था और हम कहाँ पर पहुंचे हैं। अभी हमारा जो है ना उस डेफिनेशंस के जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको कहा था कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर रिजल्ट्स निकालेंगे, फिर इंटरप्रिटेशंस करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है स्टैटिस्टिक्स जो है ना किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी बंदा या बंदी होता ये कि उसके जहन में एक सवाल, एक बात आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है ना, ये बात हमारे जहन में है। अब कोई ये सोचता है कि क्या ये वाकई में सही है। ठीक है, तो उसका सलूशन निकालना चाहते हैं कि इस चीज का, इस बात का जो उसके जहन में है। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो 100 सैंपल्स को लेते हैं। ठीक है ना, एक पॉपुलेशन में, या आप किस कर दो ले, शिगर ले, कपूर ले, कहीं पर भी या रैंडमली कहीं से वो जो उसमें से जो है ना स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, ठीक है, कोई भी, मतलब वो रैंडमली डेटा को कलेक्ट करता है, यानी सोल्यूशन की तरफ जा रहा है कि वो अपने दिमाग में जो बात थी क्या सही है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो वो डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, अब उसके पास जब वो 100 से वो इंटरव्यू लेके या क्वेश्चनेयर फिल करवा के जो है ना उसके पास डेटा आ जाते हैं, तो एक मिक्स अप डेटा उसके पास होता है, आपको पता है। तो उस डेटा के ऊपर तो कोई कैलकुलेशन करने से तो रह गया, उसी डेटा के ऊपर वो जो जंबल ऑफ डेटा है या मिक्स अप डेटा है उसको समझना ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए वो पहला काम ये करता है कि उस डेटा की क्या करते हैं जी, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमने आपको क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफ सारा कुछ बता दिया। ठीक है ना, तो जब प्रेजेंटेशन करती है तो वो डेटा, उस डेटा के अंदर एक खूबसूरती आ जाती है। पहले जो मिक्स अप डेटा था ना वो आप समझने में आसानी हो जाती है, यानी फर्दर हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें से एक जो हमारा पिछला लेक्चर था वो भी एक तरह का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था, जिसके हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। देखो डेटा जो है ना एक बेहतरीन, वो 100 डेटा जो होता है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद वो एक छोटा सा एक टेबल बन जाता है, वो बड़े खूबसूरत और हमारे लिए समझने में भी जो है ना वो आसानी हो जाते हैं। और आज आपको पता चलेगा कि उस पर कैलकुलेशंस भी जो है ना फिर आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप तीसरे स्टेप तक आप पहुंच चुके हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा आपका हो गया है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपका हो गया है, अब आप कर रहे हैं जी कैलकुलेशन ऑफ डेटा आप कर रहे हैं। और हम जो है ना कुछ जो भी उसका सलूशन के लिए, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए जो चीज चाहिए, जो फार्मूला दरकार है, वो फार्मूला हम अप्लाई करके जो है ना उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेयर ऑफ सेंट्रल, आपको पता है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, इसका उर्दू तर्जुमा बनता है मरकजी रुझान के पैमाने। ठीक है ना, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हमने क्या करने होते हैं, इसमें हमने ये करने होते हैं कि हमने एक सेंट्रल पॉइंट्स को जो है ना, एक सेंटर वैल्यू को, एक सिंगल सेंटर वैल्यू को फाइंड करने होते हैं जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, जो पूरी आपके जो सैंपल आपने लिया है उन सब को जो है ना, पूरी डेटा को, जो आपके पास डेटा है ना वो उन सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, मिसाल दे दूं, मिसाल देता है। मिसाल ये है कि आप अपनी क्लास की हाइट ले लें, ठीक है ना, वेट ले ले, एज ले ले, कोई भी अपनी क्लास की आप स्टूडेंट्स की ले ले, तो देखो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, अब यहां से वहां तक ले लें
तो वो सबके डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट हाइट है, सॉरी, ठीक है। ये कि डिफरेंट, सबकी डिफरेंट वेट है, किसी की 60 वेट है, किसी की 58 वेट है, किसी की 55 वेट है, किसी की 45 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 58 है। इस तरह के आपको जो है ना वो वेट मिलेंगे। अब आप ये चाह रहे होता है कि आप इसका एक सेंट्रल एक एज मालूम करना चाह रहे हैं, एक ऐसा सिंगल वैल्यू आप मालूम करना चाह रहे होते हैं कि वो आपकी पूरी क्लास की जो है ना वो वेट को रिप्रेजेंट करे। ठीक हो गया ना। तो उसी जो सिंगल वैल्यू है जो आपकी पूरी क्लास की वेट को रिप्रेजेंट करता हो, उसको क्या कहते हैं जी, सेंट्रल टेंडेंसी। इसी स्टडी को, इसी यही जो आप सेंटर वैल्यू फाइंड करने का जो भी तरीका है, उन सबको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। इन स्टडिंग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा वन हैज टू फाइंड सिंगल वैल्यू और ऑब्जर्वेशन विच मे रिप्रेजेंट होल डेटा। ठीक हो गया। ऐसा एक सिंगल वैल्यू फाइंड करना है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कि वो आपकी पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। दिस सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मोस्टली फॉल एट द सेंटर और क्लोज टू द सेंटर, सो दैट कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, यही जो सेंटर वैल्यू होता है ना, सिंगल वैल्यू, वो सेंटर में होता है या सेंटर के आसपास में होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। आपको पता है ना, कोई 50 मिसाल के तौर पर कोई 10 नंबर लेते हैं, कोई 15 नंबर लेते हैं, कोई 12 नंबर लेते हैं, कोई 14 नंबर लेते हैं, कोई 8 नंबर लेते हैं। तो हम इसका अगर सेंटर मालूम करना चाहे, एवरेज मालूम करना चाहे, तो बीज वाले कोई वैल्यू आ जाता है, तो एग्जैक्ट बीज सेंटर वाले आ जाते हैं या उसके आसपास में कोई वैल्यू आ जाता है। ठीक हो गया। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा आल्सो कॉल्ड एन एवरेज, उसको एवरेज भी कहा जाता है। As a single representation value mostly fall at the center means to say indicate the center location of data। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो वो मोस्टली जो है ना वो सेंटर में आ जाता है, आपके डेटा के सेंटर में आ जाता है। अगर आपकी डेटा 1 से 50 तक है तो आंसर उसके 25 के आसपास में आ जाता है, सेंटर में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक लोकेशन की भी जो है ना कंसेप्ट आ जाता है, सेंटर लोकेशन हो गया ना डेटा का। तो इसलिए समटाइम्स इसको मेयर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है, और बाज औकात इसको मेयर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा इज यूज्ड टू मेक एन इम्प्रेशन अबाउट द साइज ऑफ द आइटम ऑफ पॉपुलेशन। और वो जो एवरेज वैल्यू है वो आपके पॉपुलेशन की जो है ना साइज के बारे में भी बता रहे होते हैं। ठीक है ना। तो दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ गिवन डेटा आर कॉल्ड मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक हो गया। यानी साइज में ये होता है ना, मिसाल के तौर पर आपने अपने एक टेस्ट लिया आपसे, ठीक है ना, उस टेस्ट में आपके 94% मार्क्स आ गए। ठीक हो गया, आपके अपना जाती एक स्टूडेंट का 94% मार्क्स आ गए, तो आप पूरी क्लास की क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स को देखे बगैर अपने सिंगल रिजल्ट को देखे मैं क्लास में टॉप हूं, मेरे अच्छे रिजल्ट है, मैं जबरदस्त हूं, तो आप नहीं कह सकते है ना। ठीक है ना, क्या पता बाकी सब के आपसे ऊपर हो, 94% से ऊपर हो। लेकिन अगर आपको ये भी पता चल जाए कि आपकी क्लास की जो एवरेज रिजल्ट है वो क्या रहा है, ठीक है ना, जो एवरेज यानी सेंटर जो रिजल्ट है, सेंटर वैल्यू है वो क्या रहा है, तो फिर आपका जो है ना वो आपके 94 से कम है तो आपका अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हो गया, क्लियर है ना। तो ये इस तरह से आपकी जो है ना सेंटर वैल्यू का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये होता है कि ये आप एक ऐसा सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है, ये आप नोट कर ले इसको, आपने अपने दिमाग में जो है ना इस चीज को पक्का रखना है बांध के। मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यह होता है कि एक ऐसा सिंगल वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन को या पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक हो गया, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब वो वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू कैसे फाइंड करना है, कौन सा तरीके है, क्या है। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना दो मेजर मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना टाइप ऑफ एवरेज भी है, तो बेसिकली 5 है। ठीक है ना, एक अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, एक हार्मोनिक मीन है, एक मॉड है और एक मीडियन है। ठीक हो गया। लेकिन हम यहाँ पर जो मेजर मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हम आपका ये ज्योमेट्रिक मीन हम नहीं करेंगे, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हार्मोनिक मीन को भी हम नहीं करेंगे। हमारे पास जो है ना मीन, अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन, मॉड और मीडियन, ये 3 मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम करेंगे। ये तीनों के तीनों का काम क्या है, सेंटर वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब भी देखो जी डेटा की जब भी बात होती है ना,
तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं कि क्या वो सारे डेटा पैक्ड है, यानी एक ही जगह पर है, एक सारे आसपास में है, या सेपरेट है। ठीक है, तो एक तो हम वो सेंटर वैल्यू फाइंड करने होते हैं, इसको मेयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहते हैं, वो हम अभी मालूम कर रहे हैं। और एक सेपरेटनेस, मेयर ऑफ सेपरेटनेस या डिस्पर्शन होता है, वेरिएशंस होती हैं, वो हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर्स में आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं जो मेयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो ये 3 किस्म के करेंगे। एक अरिथमेटिक मीन आपको निकाल के देगा, लो जी आपके डेटा के अंदर वो सिंगल वैल्यू ये है जो आपकी पूरी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मोड होगा और एक मीडियन होगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, इसको सिंपल मीन भी कहा जाता है, इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट नॉन लेमैन एवरेज। ठीक हो गया, ये आम आदमी के लिए भी, यानी कोई भी अगर एवरेज मालूम करता है ना, ये हर कोई जानता है, आम आदमी भी इससे वाकिफ है, इस अरिथमेटिक मीन से। ड्यू टू इट्स कॉमन यूज इट इज रिफर्ड एज सिंपली द मीन और एवरेज। ये इतना ज्यादा मतलब हर कोई यूज करता है ना, इस वजह से इसको सिंपली या एवरेज कहते हैं या मीन कहते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग टर्म, अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसके फार्मूले भी सिंबॉलिकली भी लिखते हैं हम यहाँ पर, और जो है ना इधर ऐसे ही मतलब वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, डेटा है, उन सबको प्लस करना है और उसको जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसी पे डिवाइड करना है। एक एग्जांपल आपके सामने, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2, 5, 7, 3, 5 एंड 8। ये एक डेटा है आपके पास 2, 5, 7, 3, 5, 8, इसके जो है ना आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो अरिथमेटिक मीन बराबर है सम ऑफ वैल्यूज, यानी ये जो ऊपर वैल्यूज है उन सबको प्लस कर लो, 2 + 5 + 7 + 3 + 5 + 8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितने वैल्यूज हैं, कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे आपके पास, है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, डिवाइड बाय 6 किया तो 30/6, तो इसका मीन आ गया क्या 5। इस ऑब्जर्वेशन का, इस डेटा का जो सेंटर वैल्यू है वो क्या है जी 5 है। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, ये तो आपके पास ये वो फार्मूला, उस वक्त फार्मूला हम यूज करते हैं ये वाला, जब आपके पास डेटा क्या हो जी अनग्रुप डेटा हो। बोल तो नहीं गए ना, अनग्रुप डेटा याद है, हमने अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा को डिस्कस किया हुआ। ये डेटा आपके पास देखो, ये अनग्रुप डेटा है, ये ऐसा डेटा है जिसपे किसी भी किस्म के जो है ना कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं, कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हमने इसके ऊपर नहीं, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, ये पहले बंदे से पूछा दिन में कितने सिगरेट पीते हैं, उसने कहा 2। दूसरे से पूछा कितने पीते हैं, उसने कहा 5। तीसरे से पूछा कितने पीते हैं, उसने कहा 7। चौथे से कहा उसने 3। पांचवें से 5, छठे से 8। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यूज मिला हमने यहाँ पे लिखा। इसके साथ देखो कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह भी नहीं है, इसकी कोई क्लास भी नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं अनग्रुप डेटा कहते हैं। और अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला यही है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डेटा के ऊपर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे अभी आपके पास जो डेटा है ना उसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है, ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के ऊपर जब आप आते हैं तो आपने अपने जहन में रखना है कि जरूरी नहीं है कि ग्रुप डेटा के लिए क्लासेस बने हुए। ठीक है, 2 तरह के ग्रुप डेटा, एक डिस्क्रीट डेटा सीरीज होता है और एक कंटिन्यूअस डेटा सीरीज होता है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा के अंदर हमने ये कहा था जो है ना, या आप इसको इंडिविजुअल डेटा सीरीज भी कहते हैं, इस चीज को ना इंडिविजुअल डेटा सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। तो ये बेसिकली ये कि ये वाला जो अनग्रुप डेटा जो है ना, ये वाला अनग्रुप डेटा वो मोस्टली आपके पास कम तादाद में कम होता है। जब आपके पास छोटे पॉपुलेशन हो तो इस तरह के जो है ना आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, उसको हम सिंपली इस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब पॉपुलेशन इससे थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी इस डेटा को भी अगर हम इस तरीके से लिखें तो आपको फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख ले टोटल कितने बंदे हैं, 2 + 5 7 7 to 1 8 11 23 और 7 27। ठीक है ना, 35 तकरीबन है, तो 35 डेटा आपके पास आ जाएंगे। तो वो जो पहला वाला मेथड है ना, उससे ये फ्रीक्वेंसी बना के इस तरह करना थोड़ा
बेहतर हो जाता है। व्हेन डेटा इज गिवन अलोंग देयर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ग्रुप बन जाता है। लेकिन ग्रुप में दो तरह के, एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर इस तरह के सिंगल इंडिविजुअल आपके पास सीरीज दिया हुआ, एक 5 है, कोई क्लास नहीं है, सिर्फ 5 है, 10 है, 20 इस तरह के हैं, और आइटम्स फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, तो वो आपके पास ग्रुप डेटा और ये डिस्क्रीट केस है। चलो हम डिस्क्रीट के ऊपर भी एक एग्जांपल करते हैं। ये एक एग्जांपल है आपके पास, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टूडेंट्स के 64 मार्क्स है, 18 स्टूडेंट्स के 63 मार्क्स है, 12 स्टूडेंट के 62 मार्क्स है, 9 स्टूडेंट के 61 है, 7 स्टूडेंट के 60 है, और इसके 6 स्टूडेंट्स के जो है 59 मार्क्स है। तो आपने देखो जी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये कैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था नंबर ऑफ रिपीटिशंस। जब आप इस डेटा को लिखेंगे ना, यानी यहां पे अगर मैं इसको लिखूं, सॉरी, ये जो डेटा है आपके पास, इसको अगर आप लिखें ना, तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो आप फिर इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी इस पे लिखना, चलो मैं इधर एग्जांपल के सामने लिख रहा हूं, ठीक है। 64 8 दफा आएगा इस तरह, 64 64 64 इस तरह 8 दफा 64 आएगा, 18 टाइम्स 63 आएगा, और 62 12 टाइम्स 62 आएगा। तो ये नंबर ऑफ रिपीटिशंस बता रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ रिपीटिशंस बताते हैं वो आपके पास क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी है ना, यही डेफिनेशन बताया हुआ है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये मार्क्स। अब मार्क्स भी क्लासेस बना के नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ ऊपर क्लासेस बना हुआ होता तो फिर वो कंटिन्यूअस केस बन जाता, आपके पास सिंगल सीरीज नहीं होता, इंडिविजुअल, इसको सिंगल इंडिविजुअल सीरीज भी कहता है ना। 64 63 62 इस तरह एक एक वैल्यू दिया हुआ है, तो ये इसके साथ फ्रीक्वेंसी है। तो ग्रुप डेटा का डिस्क्रीट केस है, तो इसकी हम मीन मालूम करेंगे। तो उसका तरीका देखिए, ये है जी, जो वैल्यूज, जो मार्क्स आपको दिए गए हैं वो आपके पास एक्स हैं, इसको मल्टीकली मैंने लिखा है, ठीक है, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी ये भी दिया हुआ था, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आपने ये वाला कॉलम कैसे बनाया एफ एक्स, वो आपने फार्मूले से पूछना है। अब इसका फार्मूला ये है, देखिए जी, ग्रुप डेटा के लिए खा वो कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, फार्मूला यही है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, ठीक है। तो फार्मूला ये बता रहा है कि एफ और एक्स, यहां पर एक एक्स चाहिए एक एफ चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये दोनों यहां पे एफ और एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद ये समीशन का साइन है, सम है, ये सम, यानी पहले हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद उसको सम करना है। और नीचे क्या है, किस चीज का सम हो रहा है, एफ का सम, एफ दिया हुआ है ना, उसको सबको प्लस करके इधर नीचे लिखेंगे। क्लियर है। तो इसलिए मैंने इस फार्मूले के हिसाब से आखिरी एक कॉलम मैंने खुद से ऐड किया एफ और एक्स का। देखो ये दो कॉलम तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहला वाला एक्स भी दिया हुआ था और ये फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी। मैंने क्या किया, इस एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, एफ एक्स देखो 64 मल्टीप्लाइड बाई 8 किया, 512, 63 मल्टीप्लाइड बाई 18 किया, ये आ गया। इन सबको जो है ना एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करता गया, और फिर मैंने इन सबको एफ एक्स को यहां से लेकर 512 प्लस 1134 प्लस 744 प्लस ये सबको प्लस किया, तो इनका समीशन आ गया 3713। इन वैल्यूज को मैंने यहाँ फार्मूले में पुट किया। देखो समीशन एफ एक्स, यहाँ देखें क्या है समीशन एफ एक्स 3713, यहाँ देखें 3713 ऊपर लिखा, नीचे है समीशन एफ, एफ को सम करो, ये एफ है 8 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 करो, कितना होता है 60, और ये 60 है, नीचे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 61.88। ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड क्यों लिखा हुआ है आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक चीज यहां पर मैं क्लियर करूं इसको भी, अर्थमेटिक मीन जो है ना मालूम करने के 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, और एक कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मेथड को हम कर रहे हैं। ठीक है, जो पहला ग्रुप के लिए किया वो भी डायरेक्ट ही है, अभी ग्रुप के लिए कर रहा हूं वो भी डायरेक्ट मेथड ही है। ठीक हो गया, क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं जी ग्रुप डेटा के ऊपर। अब आपके पास जो डेटा है देखें जी क्या चीज है, अब सिंगल वैल्यू नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 10 से 12 है, 13 से 15 है, 16 से 18 है, ये सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि क्लास है। फ्रीक्वेंसी 7 है इसलिए ग्रुप है, लेकिन इसके साथ जो है ना वो क्लासेस बने हुए हैं। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स the frequency distribution of number of order received each day during the past 50 days at office of a mail order company, calculate the mean। ठीक है, जो
जो है ना एक मेल ऑर्डर कंपनी है, वो पिछले 50 दिनों में जो है ना इतने मतलब उनको ऑर्डर्स मिले हैं, 10 से 12 ऑर्डर जो है ना उनको 4 मिले हैं, 13 से 15 12 मिले हैं, 16 18 20 मिले हैं, 14 से 21 इतने मतलब जो है ना 14 जो है ना वो दिन, ये जो फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ डेज की बात हो रहा है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। ठीक है, 10 से 12 ऑर्डर 4 दिन, 13 से 15 ऑर्डर 12 दिन, 16 से 18 20 दिन, और टोटली आपके पास 50 डेज हो गए। ठीक है, तो आपको पता चल गया आप इस पे आपने किस तरीके से इस पे फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला मैंने कहा यही वाला फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए एक ही फार्मूला है, यही फार्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। ठीक हो गया, ग्रुप डेटा का यही फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है डिफरेंस, आप देख लें। अब आपके फार्मूले पे एक दफा आप जरा गौर कर ले, क्वेश्चन तो ये दो ये दिया हुआ है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में एक्स भी दिया हुआ था, एक्स और एफ दिया हुआ था। अब यहाँ पे एक्स नहीं है, कुछ क्लासेस बने हुए और साथ में एफ दिया हुआ है, तो पहले एक्स हम मालूम करेंगे। ठीक है ना, अब एक्स किस बला का नाम है? ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, पहले हमने किया हुआ था, मिड पॉइंट किया हुआ था, आपको याद है तो क्लास में आ गया मिड पॉइंट, उसी को एक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगला अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, ये पहला वाला क्लासेस दिया हुआ था, ये फ्रिक्वेंसी भी इसकी दी हुई थी, हमने एक्स मालूम किया। कैसे किया? मिड पॉइंट मालूम किया। किस चीज का? इसका, इन क्लासेस का मिड पॉइंट मालूम किया। कैसे? 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 11, 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 14, 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 17, और 19 प्लस 21 40 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2 तो 20 हो गया। अब आपका एक्स मिल गया। अब एफ भी है, एक्स भी है, और फार्मूला आपको पता है, समेशन एफ एक्स, एफ और एक्स मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम, फिर इसका सम। तो देखें, एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 44, 12 मल्टीप्लाइड बाई 14 168, 20 मल्टीप्लाइड बाई 17 340, 14 मल्टीप्लाइड बाई 22 80। इसको सम किया, सबको प्लस किया, तो ये आपके पास 832 आ गया, और एफ को सम किया तो 50। आगे इसका मीन में हम फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, 832 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 16.4। क्लियर है जी? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, ठीक है, यहाँ नहीं वहां ग्रुप में पूछ लेना। ठीक हो गया जी, ये अर्थमेटिक मीन है। अब यहां पर अगला जो टॉपिक है वो है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अजान हो रही है, 1 मिनट ब्रेक करते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे वेटेड अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, अब ये मतलब किस ब्लॉक का नाम है? अर्थमेटिक मीन तो हम अभी फाइंड कर चुके हैं, तो फिर ये वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको जरा आप देख लें। देखिए जी, जब आपके पास जो डेटा होता है, ठीक है ना, जब उसकी उस हर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन की डेटा के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस हो, ठीक हो गया, डेटा के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस हो, तो उस वक्त हम अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। लेकिन जब आपके पास डेटा के अंदर हर ऑब्जर्वेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस ना हो, ठीक है ना, तो उस वक्त हम वेटेड अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कोई टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, मैथ्स के और स्टेट्स के और 2-3 सब्जेक्ट के आपसे टेस्ट लेते हैं, इस्लामियात के, उर्दू के। ठीक है, तो जब मार्क्स जो आपके होते हैं, जो आप मार्क्स पर सब्जेक्ट जो आप के मार्क्स होते हैं, उसके अगर हम इम्पोर्टेंस अलग रखें, यानी जिसने मैथ्स में 50 मार्क्स लिए हैं और जिसने उर्दू में 50 मार्क्स लिए हैं, वो दोनों बराबर नहीं है। ठीक हो गया ना, उसमें से हम थोड़ा इम्पोर्टेंस दे दे मैथ्स को, तो इस वक्त आपके डेटा के अंदर जो इम्पोर्टेंस वाली बात है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। तो उस केस में वेटेड अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। ठीक है, इन कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द आइटम्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल। आपके डेटा के अंदर जितने भी अर्थमेटिक मीन आप फाइंड कर रहे होते हैं, जितने भी जो डेटा है उसको हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। However, there may be situation in which all the items under consideration are not of equal importance. जब कभी कभार ऐसे सिचुएशन भी आ जाते हैं जिसमें आपके जो है ना वो सारे डेटा के अंदर जितने भी वैल्यूज है ना, वो उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होते। इक्वल बनाने के लिए उनको हमें वेट देना पड़ता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू फाइंड एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स पर सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स etc. मीन बाय गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट इज कॉल्ड वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर हम इन 3 सब्जेक्ट के आपके टेस्ट लेते हैं, आपके मार्क्स के हम एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त हम इन तीनों सब्जेक्ट्स के मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को अलग अलग से अगर हम वेटेज दे दें, ठीक है ना, वेट दे दे, मैथ्स को लेट सपोज 3 वेट दे दे, स्टैट्स को 2 वेट दे दे, इकोनॉमिक्स को 1 वेट दे दे, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, आपकी इनकी जो डेटा के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा। दस अर्थमेटिक मीन कंप्यूटेड बाय कंसिडरिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच आइटम इज कॉल्ड वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक हो गया। To give due importance to each item under consideration, we assign number called weight to each item in proportion to its relative importance. अब हम क्या करते हैं, इनको जो हम उनकी इंपॉर्टेंस की वजह से जो हमने कंसिडर किया कि इसको इतने, इसकी डेटा के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस है, ज्यादा है, उसकी कम है, इसकी उससे कम है, उस हिसाब से जो हम नंबर या वेट जो असाइन करते हैं ना, जो उसको नंबर असाइन करते हैं उसको वेट कहा जाता है, और वो उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जितना डेटा के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस होती है ना, उतनी ज्यादा उसको वेट मिलता है। और वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला ये है XW। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, X बार और ये छोटा सा जो है ना सुफिक्स में W है, ठीक है, X बार सुफिक्स W इज इक्वल टू समेशन WX डिवाइडेड बाई समेशन W। ठीक है, अब इसके अंदर उसी मार्क्स को हम लेते हैं, तो ये जो x है, फार्मूले में जो x नजर आ रहा है वो आपका क्या है, मार्क्स है, और जो w है, जो वेट हम उनको दे रहे हैं वो w है। ठीक है, x बार suffix w stands for weighted arithmetic mean, x stands for value of the item and w stands for weight। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपने इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक मीन की, ठीक है, वो आप यहां पे देख ले। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम सम ऑफ डेविएशन ले लें, यानी अर्थमेटिक मीन का, ठीक है, आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, उस डेटा का आप अर्थमेटिक मीन मालूम कर लें और उसकी अपने ही सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस करके उसका सम ले ले, तो वो 0 के बराबर होगा। हाँ, वो ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो, दोनों में 0 के बराबर होगा। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर सम ऑफ डेविएशंस के अगर स्क्वायर ले ले, स्क्वायर का सम ले ले, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज लेस। ठीक है ना, वो कम होता है, लीस्ट होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट मीन्स ऑफ एनी डेटा इज लीस्ट, वो कम होता है। और इसी तरह तीसरा है जी, बहुत सारे आपके पास मीन है, ठीक है ना, यानी आपके पास एक मैथ्स के सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स है, स्टेट्स के सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स हैं, 2 एवरेज हो गए ना, उर्दू के सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स 3 हो गए। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस वक्त कंबाइन मीन हम मालूम करते हैं, उसको x बार c से मालूम करता है। x बार सुफिक्स c इज इक्वल टू, उसको कंबाइंड मीन कहते हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अप टू सो ऑन n के xk बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस अप टू सो ऑन xk। ठीक है, तो यानी इसमें आप मिसाल के तौर पर एक इन सब का जो है ना क्या कहते हैं, कंबाइंड मीन मालूम करते हैं, इन सब का ओवरऑल एवरेज क्या है, तो वो इसकी प्रॉपर्टी है ये भी एक। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं ये जो है ना, आप जहन में रख ले इस प्रॉपर्टीज को भी, लेकिन ये भी आपके उसमें कोर्स में जो है ना मैं इसको शामिल नहीं करूंगा। ठीक हो गया, अब आप इसको पढ़ लीजिए। इसके प्लस और नेगेटिव कुछ पॉइंट्स है अर्थमेटिक मीन के, ठीक है ना। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे पहले आ जाते जी, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं, समझने में भी आसानी है और कैलकुलेशंस भी इसकी इतने मुश्किल नहीं है, फिंगर टिप्स पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट कंज्यूम्स ऑल द वैल्यूज गिवन इन द सेट ऑफ डेटा। इसमें से देखो कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होता, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होता। हम शुरू से आखिर तक सबको प्लस करके जितने हैं उतने पे डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इट इज क्लियरली डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला। इसके एक बेहतरीन फार्मूला भी है जो कि एक मैथमेटिकल फार्मूला इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इट इज यूज्ड इन फर्दर स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन etc। जब आगे हम
कि इसकी कैलकुलेशंस आगे हम करेंगे, वेरिएंस मालूम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे, मीन डेविएशन मालूम करेंगे, इवन रिग्रेशन करेंगे, कोरिलेशन करेंगे। आगे हम फर्दर जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे ना, उसमें ये अर्थमेटिक मीन एक्स बार से डिनोट जो करते हैं अर्थमेटिक मीन, ये यूज होता है। ड्यू टू द रीजन इट होल्ड्स सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज विच एनी अदर मेयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी डज नॉट। और इस वजह से इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है जैसे हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, वो बाकी जो मेयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के जो दूसरे हैं, मीन है, मोड है, सॉरी मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, बाकी जो टाइप्स है उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज फाइनाइट इन ईच केस, हर केस में फिर ये इसका एक फाइनाइट रिजल्ट भी देता है। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? इट इज ग्रेटली डिस्टॉर्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेटा के अंदर अगर आउटलायर्स मौजूद हो, यानी एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जो बाकी डेटा से मैच नहीं करता हो, तो वो आपके रिजल्ट पे फर्क करता है। मिसाल के तौर पर हमने ये करना है ना कि कुछ स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स वो लिए, एक टेस्ट लेके मार्क्स लिया आउट ऑफ लेट्स सपोज 100, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के 1 से लेकर 5 तक मार्क्स आ गए, एक स्टूडेंट के 99 आ गए, तो देखो आपका डेटा किस तरह का होगा, 1, 4, 5, 2, 3 इस तरह के, फिर एक डेटा उसमें 99 होगा। तो वो जो 99 है वो एक्सट्रीम वैल्यू है, उसको हम क्या करते हैं, आउटलेयर कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है ना, आउटलेयर का बहुत बड़ा काम होता है कि वो एरर का सबब बनते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए ये फेल होता है, इसके रिजल्ट जो है ना खराब आ जाता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, और अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा हो तो हम ये मालूम नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने उनको सम करके जितने हैं उस पर डिवाइड करने हैं। तो अगर आपके पास डेटा क्वालिटेटिव हो, यानी पॉवर्टी हो, ठीक है ना, खूबसूरती हो, ठीक है, ब्यूटी हो, इस तरह की कोई करेक्टरिस्टिक्स हो, कोई क्वालिटी हो, तो ना क्वालिटी को हम प्लस कर सकते हैं ना हम तो इसके मीन मालूम कर सकते हैं। इन सम केसेस इट मे नॉट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, कुछ केसेस में जो है ना ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं देता। ये चूंकि पहला पॉइंट मैं आपको बताया, अगर एक्सट्रीम वैल्यू है ना तो ये फेल होता है। तो जो वैल्यू जो रिजल्ट वो देगा, रिजल्ट तो कोई ना कोई देगा, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर एवरेजिंग रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियोज और परसेंटेज के लिए जो है ना ये अप्रोप्रिएट एवरेज नहीं है। इट कैन नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेट फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंड हो, ठीक है ना, तो ये मालूम नहीं। ओपन एंड का मतलब ये होता है ना, जो क्लासेस जब आप बनाते हैं तो उसका मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि क्लासेस की पहली क्लास का स्टार्ट वाला पॉइंट नहीं होता और आखिरी क्लास के एंड वाले पॉइंट नहीं होते। फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट नहीं होते, आखिरी क्लास की अपर क्लास लिमिट नहीं होते, तो इसको ओपन एंड कहा जाता है। कुछ ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। यानी हम कहते हैं कि 50 से हम सैलरीज की इनकम की बात कर रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं, वो लोग जिनकी इनकम लेस देन 10,000 हो, हम यहाँ पे पहली क्लास में लिखते हैं ना, लेस देन 10,000, मतलब पहली क्लास इस तरह का बनेगा आपका, लेस देन 10,000, ठीक है। फिर उसका अपर हो जाएगा 20,000, ठीक हो गया। फिर अगली क्लास इसका जो है ना वो बनेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें अगली क्लास इसका, ठीक है, इसी के 10,000 20,000 करते करते फिर 20 हो गया, 10,000 से कम और 20 हो गया, फिर इसके बाद 20 to 30 हो गया, फिर 30 to 40, 40 to 50, और आखिरी क्लास बनेगा 50 to, हम कहेगा आखिरी क्लास 50 to मोर देन 50 हो जाएगा, ठीक है ना, मोर देन 50,000। तो अब हमें नहीं मालूम, देखो मोर देन 50,000 में कितने हैं, मोर देन 50,000 60, 70, 1000, 1 लाख से ऊपर जा सकते हैं ना, इनफाइनाइट है। तो इस केस में जो है ना ये ओपन एंड क्लासेस के अंदर जो है ना हम अर्थमेटिक मीन को मालूम नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ प्लस और माइनस नेगेटिव पॉइंट्स थे जो कि हमने
यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, ठीक है ना। मायर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला अर्थमेटिक मीन आपका क्लियर हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास मीडियन और मोड रहता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे। थोड़ा मैथमेटिकल काम शुरू हो गया है, व्हाइट बोर्ड की जरूरत होती है इनके लिए, तो व्हाइट बोर्ड के बगैर जो है ना मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ भरपूर कि आपकी समझ में आ जाए। आप कोशिश करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी अपने जो है ना भरपूर मैं कोशिश करूंगा कि लिख के फोटो लेके आपको सेंड करूं, इनवाइस आपको समझा दूं, या जो है ना फोटोज वगैरह लेके किसी भी तरह आपको वहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।